नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का नाम बदला, इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। पार्टी बोली यह नाम ब्रांड बना है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। गुरुवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई पार्टी बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, पार्टी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नाम अब ब्रांड बन चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी मौजूद रहे। बैठक में यात्रा की तैयारियों और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा, सीबीआई जांच होगी। आरोप, नकली मरीजों के टेस्ट लिखे जाते थे। भाजपा बोली दारू के बाद अब दवा घोटाला। जी हां दोस्तों, दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोप की सीबीआई जांच का उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश दिया है। राजनिवास की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया है कि यहां ऐसे मरीजों को लैब टेस्ट कराए जा रहे थे जो वास्तव में थे ही नहीं। इन्हें घोस्ट पेशेंट कहा जाता है। ऐसा प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दारू के बाद अब दवा घोटाला किया है। क्या इन मोहल्ला क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा थे? अगर थे तो एक दिन में यहां 500 पेशेंट्स के आने का फुटेज भी होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वायनाड सीट से ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने लेफ्ट से साफ कर दिया रुख। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव कहां से लड़ेंगे। इसी बीच सूत्रों ने बताया है कि वायनाड सीट से फिर से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से वायनाड सीट छोड़ने को कहा था। सीपीआई का कहना था कि वायनाड सीट लेफ्ट के लिए छोड़ी जाए। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव यूपी की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से लड़ा था। वो अमेठी से तो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन वायनाड से उन्होंने 4 लाख से अधिक वोटों से भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि अभी भी अमेठी की सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस ने इसको लेकर रुख साफ नहीं किया है। पिछले चुनाव में यहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले शराब घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया। ईडी समन पर कहा भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शराब घोटाले मामले में ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के समन को फिर से गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। केजरीवाल ने 4 मिनट 10 सेकंड के वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने 3 जनवरी की देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि खबर आ रही है कि केजरीवाल के आवास पर कल सुबह ईडी की रेड पड़ेगी। गिरफ्तारी की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 25 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा। जयपुर दौरे पर पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे मंथन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा खासा उत्साहित है। दूसरी ओर कांग्रेस दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में मिली जीत को संजीवनी मान अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं दोस्तों, भाजपा, कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो इनका रुख अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ पार्टियां भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए में शामिल है, तो वहीं कुछ कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया में। लोकसभा चुनाव में सीधी टक्कर इन्हीं दोनों में होती रही है। इसी बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमपी और यूपी में बारिश के बाद सर्दी बढ़ी। राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री तक गिरा। 15 राज्यों में घना कोहरा। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। इसके बाद लोगों को तीखी सर्दी का एहसास हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में तो पारा 4.3 डिग्री तक पहुंच गया। सर्दी को देखते हुए प्रयागराज में 6 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया है। माउंट आबू में भी तापमान शून्य के आसपास बना हुआ है। उधर दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 15 राज्यों में गुरुवार को दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। भोपाल, जयपुर समेत उत्तर और मध्य भारत के 22 शहरों में विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रह गई। इस वजह से दिल्ली पहुंचने वाली 26 ट्रेनें लेट चल रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण कभी छाती छूते थे तो कभी कहीं और, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा किया गया महिला पहलवानों का शोषण। जी हां दोस्तों, महिला पहलवान से कथित यौन शोषण मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने जिरह शुरू कर दी। कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को आज यानी कि गुरुवार को पेशी से छूट प्रदान की है। अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा। दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि 15 जून को चार्जशीट दाखिल हुई और इसमें मामले में 44 गवाहों को बनाया गया है, जिसमें 6 पीड़िता है, 22 पब्लिक विटनेस है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 21 अप्रैल 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पीड़िता सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। दिल्ली पुलिस ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बारे में कोर्ट को बताया कि वो 2019 में अशोका रोड पर कुश्ती संघ ऑफिस पर अपने भाई के साथ गई थी, लेकिन मेरे भाई को बाहर रोक दिया गया। इसके बाद ब्रजभूषण ने ऑफिस के अंदर मौजूद दूसरे व्यक्ति को ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद करने को कहा। इसके बाद उसने मुझे गलत तरीके से छुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट मैच। टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मुकाबला, 108 ओवर ही फेंके गए, सीरीज 1-1 से बराबर। जी हां दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। दोनों टीमें 4 पारियां मिलाकर भी 107 ओवर ही बैटिंग कर सकी। ये 147 साल के टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मुकाबला रहा जिसमें नतीजा निकला हो। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका में टेस्ट जीतने वाले चौथे भारतीय कप्तान बने। केपटाउन में गुरुवार को साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी, लेकिन टीम 55 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत भी अपनी पहली पारी में 153 रन ही बना सका। हालांकि टीम को 98 रन की बढ़त मिल गई। साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 176 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। टीम 78 रन से आगे रही, इसलिए भारत को 79 रन का टारगेट मिला। टीम इंडिया ने इसे दूसरे सेशन के 12 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा के खिलाफ भारत करेगा अपील, विदेश मंत्रालय ने दिया ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को 28 दिसंबर को बड़ी राहत देते हुए यहां की कोर्ट ने मौत की सजा पर रोक लगा दी। इसी बीच गुरुवार को भारत ने कहा कि वो 8 लोगों को मिली जेल की सजा के खिलाफ 60 दिन के भीतर अपील कर सकता है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने 28 दिसंबर को फैसला सुनाया था। इसके बाद हमने बताया कि 8 लोगों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। हमारी कानूनी टीम के पास कोर्ट का ऑर्डर है, ये गोपनीय ऑर्डर है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि 8 को अलग अलग अवधि की सजा मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी ने स्टंपिंग और कनेक्शन के नियमों में किया बदलाव। अंपायर स्टंपिंग चेक करने के दौरान बल्ले का किनारा लगना चेक नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब थर्ड अंपायर स्टंपिंग रिप्ले देखने के दौरान बैट के किनारे को चेक नहीं करेगा। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज के अनुसार अब अंपायर स्टंपिंग के दौरान विकेट के पीछे कैच की जांच नहीं करेगा। इसके अलावा कनेक्शन रिप्लेसमेंट को लेकर भी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह बदलाव 12 दिसंबर 2023 से लागू हो गए हैं। हालांकि आईसीसी ने नियमों में बदलाव की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है। वहीं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बदलाव स्टंपिंग के वीडियो रिव्यू को लेकर हुआ है। अब अगर विकेट कीपर स्टंपिंग की अपील करते हैं तो एम्पायर सिर्फ साइड ऑन कैमरे की मदद से ही रिप्ले देखेंगे, ताकि इसमें बैट और बॉल के संपर्क का पता नहीं चल सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिगो से सफर करना हुआ सस्ता, 1000 रुपए तक कम हो सकता है किराया। एयरलाइन ने फ्यूल चार्ज वसूलना बंद किया। जी हां दोस्तों, बजट एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार 4 जनवरी से टिकटों पर फ्यूल चार्ज वसूलना बंद कर दिया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण इंडिगो ने अक्टूबर 2023 की शुरुआत में फ्यूल चार्ज वसूलना शुरू किया था। फ्यूल चार्ज हटने के बाद अब फ्लाइट टिकट सस्ती हो सकती है। एटीएफ किसी एयरलाइन के ऑपरेटिंग खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। एटीएफ की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ जाती है। अभी तक फ्यूल चार्ज के तौर पर 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर सुर्खियों में आया कन्नौज, इत्र व्यापारी और सपा नेता जय कुमार तिवारी के घर जीएसटी टीम का छापा। जी हां दोस्तों, इत्र की नगरी कन्नौज एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले सिपाही की हत्या करने वाले अपराधी के घर पर बाबा का बुलडोजर चला। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता इत्र व्यापारी जय कुमार तिवारी के घर पर जीएसटी टीम ने छापा मारा है। छापेमारी के दौरान जीएसटी टीम के 30 सदस्य पुलिस के साथ जय कुमार तिवारी के घर पर अचानक घुसे और उसके कारखाने में रखा दस्तावेजों को जांच करने में जुट गए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
सेंसेक्स 490 अंक की बढ़त के साथ 71,847 पर बंद। निफ्टी में भी 141 अंक की तेजी रही। पावर और मेटल शेयर चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 490 अंक की तेजी के साथ 71,847 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 141 अंकों की बढ़त रही। ये 21,658 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली। पावर और मेटल के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और एनटीपीसी रहे, जबकि टॉप लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, बीपीसीएल और एल&टी माइंट्री रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत सरकार ने टेलीकॉम यूजर्स को दी चेतावनी, अंतरराष्ट्रीय नंबर से आने वाले फेक कॉल से किया सावधान। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डीओटी ने भारत में रहने वाले नागरिकों को सलाह दी है कि वो अंतरराष्ट्रीय नंबरों से आने वाली फर्जी कॉल्स से सावधान रहें। ये कॉल्स भारत के स्टॉक एक्सचेंजों और व्यापार में व्यवधान पैदा करने का दावा करती है। दूरसंचार विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर उसमें कहा कि इस तरह की फर्जी कॉल्स राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की जाती है, जिनका उद्देश्य दहशत पैदा करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की सबसे अमीर प्रमोटर बनी अडानी फैमिली, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा, मार्केट के 15.47 लाख करोड़ रुपए हुआ। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी फैमिली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे रिचेस्ट प्रमोटर का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखी गई, जिस कारण से अडानी की नेटवर्थ बढ़ी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को गौतम अडानी फैमिली की कुल नेटवर्थ बढ़कर 9.37 लाख करोड़ हो गई, जो एक दिन पहले 8.98 लाख करोड़ थी। इसकी तुलना में मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 9.38 लाख करोड़ से थोड़ी कम होकर 9.28 लाख करोड़ हो गई है। वहीं दोस्तों, बुधवार 3 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों ने 64,500 करोड़ की कमाई की। इससे ग्रुप का टोटल मार्केट कैप 14.47 लाख करोड़ से बढ़कर 15.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, बब्बर खालसा के 2 आतंकी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पंजाब पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। माहौली में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एक को गोली लगी है। गिरफ्तार आतंकवादियों में करण गुजरपुरिया, जिस पर 2 यूपीए के मामले दर्ज है, दूसरा शरणप्रीत उर्फ सनी है, जिसके खिलाफ भी यूपीए के तहत 2 मामले दर्ज है। शरणप्रीत को गोली लगी है। उन्होंने पाकिस्तान से 16 पिस्टल स्मगल किए थे, जिनमें से 4 आज रिकवर कर लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फैमिली प्लानिंग पर पहली बार बोली दीपिका पादुकोण, कहा मैं और रणवीर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम अपना परिवार शुरू करेंगे। जी हां दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने पहली बार किसी इंटरव्यू में फैमिली प्लानिंग पर बात की है। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें और उनके पति रणवीर सिंह को बच्चे बहुत पसंद है। दोनों उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वो अपना परिवार शुरू करेंगे। इस इंटरव्यू में दीपिका ने यह भी बताया कि वो और रणवीर अपने बच्चों को वही वैल्यूज देने की उम्मीद करते हैं जिनके साथ कपल के पेरेंट्स ने उन्हें पाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भगवान राम को महासारी कहने वाले विधायक ने माफी मांगी, कहा बोलते समय गलती हुई। बयान के खिलाफ भाजपा नेता ने पुलिस में शिकायत की। जी हां दोस्तों, एनसीपी यानी कि शरद गुट के विधायक जितेंद्र आह्वान के भगवान राम को महासारी कहने पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। शिरनी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आह्वान ने मीडिया से कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। वे चुनाव के लिए श्री राम को ला रहे हैं, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में है। आह्वान ने कहा कि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं। यही हमें और हमारे शरद पवार साहब ने सिखाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मालदीव की आजादी का सम्मान करे भारत, अपनी सेना हटाए, राष्ट्रपति मुइज्जू बोले यही हमारे नागरिकों की इच्छा, इससे दोनों देशों के रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। जी हां दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि अगर भारत अपनी सेना को नहीं हटाएगा तो यह मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक आजादी का अपमान होगा। यह मालदीव में लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरा होगा। मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वे आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित है। मुइज्जू ने भरोसा जताया कि मालदीव से भारत की सैन्य उपस्थिति के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पुलिस की पहली महिला डीजीपी बनी, एसएसबी की डीजी रह चुकी है। जी हां दोस्तों, आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला डीजीपी बनाई गई है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र केंडर की 1998 बैच की ऑफिसर है। रश्मि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की डीजी रह चुकी है। इससे पहले वे सीआरपीएफ में भी थी। उनके पति उदय शुक्ला भी आईपीएस थे।
रश्मि मार्च 2022 में चर्चा में तब आई थी जब उन पर 2019 में शिवसेना के नेता संजय रावत और एनसीपी के एकनाथ खड़गे से फोन टेप कराने के आरोप लगे थे। पूर्व डीजीपी रजनीश सेठ के 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक डीजीपी महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकारी अफसरों को बार बार कोर्ट में बुलाना संविधान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के लिए एसओपी जारी की, कहा अधिकारियों का अपमान करने से बचे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अदालत में बुलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सरकारी अफसरों को मनमाने ढंग से कोर्ट में बुलाना संविधान की भावना के विपरीत है। बहुत जरूरी होने पर ही अधिकारी को कोर्ट में पेश होने को कहें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में बुलाने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की है, जिसका पालन सभी जजों को करना होगा। एसओपी में इस बात पर जोर दिया गया है कि वे अफसरों को अपमानित करने से बचे, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पहनावे और सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी से परहेज करें। वहीं दोस्तों एसओपी में कहा गया है कि सभी जज अधिकारी सरकारी अधिकारियों को तलब करते समय सावधानी बरतें और मौखिक टिप्पणी करने से भी बचें, जिससे संबंधित अधिकारी अपमानित महसूस न करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस टीएमसी में खींचतान। अधीर रंजन बोले, पीएम मोदी की खुशामद में लगी ममता बनर्जी, वे गठबंधन नहीं करना चाहती। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वे लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सीटों का ईमानदारी से बंटवारा नहीं कर रही है। ममता इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की खुशामद में लगी है, इसलिए वे गठबंधन की राजनीति नहीं करना चाहती। अगर वे गठबंधन की राजनीति करेंगी तो पीएम मोदी गुस्सा हो जाएंगे। मोदी जी को जिस बात पर गुस्सा आता है, ममता दीदी वो काम नहीं करती है। दरअसल एक दिन पहले ही जानकारी सामने आई थी कि ममता ने कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कही है। अधीर ने इसको लेकर बयान दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ ने उनकी मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी को दी जन्मदिन की बधाई, डिनर पर बुलाया, क्या बोले टीएमसी नेता। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मिमिक्री को लेकर विवादों में आए तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी है। इस पर कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का धन्यवाद किया और कहा कि राज्यसभा के सभापति ने उन्हें और उनकी पत्नी को दिल्ली में अपने आवास पर डिनर के लिए आमंत्रित किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बनर्जी ने लिखा, मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए मैं माननीय उपराष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं। मैं इस बात से अभिभूत हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरी पत्नी से टेलीफोन पर बातचीत की और मेरे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को अपने परिवार के साथ दिल्ली स्थित आवास पर रात्रि भोज के लिए भी आमंत्रित किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रायबरेली सीट छोड़ सकती है सोनिया गांधी, इस लोकसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए पास हुआ प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच तेलंगाना कांग्रेस ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। इसमें तेलंगाना कांग्रेस ने सोनिया गांधी को राज्य की किसी सीट से आम चुनाव में उतारने की मांग की है। अटकलें लगाई जा रही कि ऐसा हुआ तो उन्हें मेंढक की सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि यहां से पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी इलेक्शन लड़ चुकी है। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता मधु याक्षी गौड़ ने कहा कि हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़े। उनके लड़ने से पूरे दक्षिण भारत में पार्टी को फायदा होगा। सोनिया गांधी फिलहाल रायबरेली से सांसद है। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। सोनिया बीते 4 चुनाव में यहां से जीतती रही है। उनको हर चुनाव में यहां 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं तो जल्दी से उसकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।